क्या हाल चाल है बेटा? आज दूसरी टी शर्ट पहनी हुई है मैंने। हाँ, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है माँ साहब आ गए। हाँ, माँ साहब आ गए भाई। स्टार्ट करें? हम्म। गर्मी बहुत हो रही है, अच्छी बात है। स्टार्ट करें फटाफट से। रेडी 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 रेडी। दिमाग फोकस करो। वॉइस लो नहीं है। रिजल्ट कब आ रही है? रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है देवांश, कुछ भी मत लिख, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। यस। ठीक है। हाँ, बुक आएगी बेटा बायो की। मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ प्रॉपर तरीके से। ठीक है। यस। एक वीक 2 वीक में मैक्सिमम। ठीक है। चलिए चालू करते हैं बेटा। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बताते हैं आपको। यस। कोई रेफरेंस बुक लेनी है अगर? अच्छा, मैं एक बार गाइड कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है आज फर्स्ट डे हो, या हो सकता है बैच में पढ़ रहे हो। मैंने एक वीडियो बना भी दी है कि बैच में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मैं बता भी देता हूँ। आपको क्या करना है, जब बैच में खोलोगे तो आपको जाएगा, फोल्डर बने हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। बायो के फोल्डर में अदर कंटेंट में जाओगे ना, तो वहां पर आपको डीपीपी वीडियो सोल्यूशन सारे मिलेंगे। रिपीट कर देता हूं, अदर कंटेंट में आपको डीपीपी वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। यस। यस। ठीक है। क्लियर है? टेस्ट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? जिनकी प्रॉब्लम है मुझे बताना, मैं उसमें हेल्प करवाता हूं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे चैप्टर एंड होने पर। टेस्ट की पीडीएफ भी चाहिए आपको? पीडीएफ अलग से चाहिए तो आपको मिल जाएगी। मैं भी टेलीग्राम चैनल पे तो डलवा देता हूं। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। चलें चालू करें। आज देखो मैंने क्या क्या बताया आपको। अभी आपने पहला टेस्ट दिया, अब एक दूसरा टेस्ट इस संडे है दोबारा से। हर संडे टेस्ट है। और जो तीसरा संडे आएगा उसमें एक मेजर टेस्ट आपका है, फिर एक मेजर और माइनर हुआ करेंगे। ठीक है। टेस्ट इतने सारे होंगे, आपको अपने आप से आइडिया लग जाएगा कि यार इतने टेस्ट, मतलब हर वीक में टेस्ट। आप कहोगे यार टेस्ट इतने हो रहे हैं, सब मजा आ रहा है। यस। यस। ठीक है। सिद्धि और तेजस आने वाला है आपका। हाँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने ये पढ़ाया था आपको, यूकैरियोटिक सेल विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, इनकी बात करी थी। और हमने कुछ सेल थ्योरी वगैरह पढ़ाया था। तो मैं सेल थ्योरी को लेकर थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। जैसा मैं बोलता हूं हर क्लास में रिवाइज करता हूं। तो मैंने आपको ये बोला था कि इन एनिमेट और एनिमेट करके कुछ होता है। इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीजें सेल की नहीं बनी होती। यस और नो? यस। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि सेल की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम ये मानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। उसके अलावा हम ये मानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज विच इज स्मॉलर देन सेल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये दूसरी बात भी हम मानते हैं। तीसरा मैं आपको ये कह रहा था कि जो डिस्कवरी है ना सेल की, उसकी भी एक बड़ी मतलब अच्छी सी स्टोरी है। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने एक पतली सी स्लाइस काटी थी और एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप में देखा तो हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे, वो डेड सेल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखे थे? डेड सेल्स देखे थे। उसके बाद लिविन हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाकर पानी में कोई बैक्टीरिया कुछ कुछ चीजें देखी थी, अलग अलग टाइप के सेल्स देखे थे। किसने? लिविन हुक ने। तो पहला लिविंग सेल किसने देखा था? लिविन हुक ने देखा था। और वो सब माइक्रोस्कोप से देखे थे। इसलिए उन्होंने वर्ड भी यूज किया माइक्रोस्कोपिक, ऐसा टाइप का। यस। उसके बाद हमने ये पढ़ा था बेटा, आपको ये बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने 1831 में फर्स्ट टाइम एक स्ट्रक्चर देखा जिसे उन्हें न्यूक्लियस का नाम दिया। यस। उसके बाद हमने बताया कि एक थ्योरी आती है जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। एक्चुअल में क्या था, स्किल्डन जो थे एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट ऑब्जर्व किए। उन्होंने देखा कि सभी तरह के प्लांट में कॉमन चीज है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेल है ना, एक प्लांट सेल बना हुआ है। और वो प्लांट सेल एक टिश्यू बना रहा है। ये किसने करा? स्किल्डन ने। और शिवान क्या थे बेटा? शिवान एक्चुअल में अगर आप देखोगे एक ब्रिटिश, हम बोल सकते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट बोल लो या फिजियोलॉजिस्ट बोल लो, जो भी है। तो शिवान ने क्या किया था, आपने शिवान सेल नर्वस सिस्टम में भी सुना है। तो शिवान ने क्या किया बेटा, शिवान ने क्या किया, प्लांट और एनिमल्स दोनों ऑब्जर्व किए।
उन्होंने बोला कि प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल, और एनिमल सेल में देखा कि बाहर एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बाहर? एक मेम्ब्रेन। अच्छा, ब्रिटिश नहीं है, जर्मन है, सॉरी, ब्रिटिश नहीं है, जर्मन। एक बाहर एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आज हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, सब सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए। ये उन्होंने बोला, प्लांट और एनिमल बने सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के। तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट जो देते हैं सेल थ्योरी का, स्किल्डन और शिवान दोनों को देते हैं, जिसमें हम पहली स्टेट में बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। पर वो साइलेंट थे इस बात पर कि पहला सेल कैसे आया। तब हमारे पास रुडोल्फ वर्चो, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, और वो भी मतलब बेसिकली एक जर्मनी थे, पैथोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने, रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि यार, रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला, रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि जो भी सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। उन्होंने बोला सेलुला ई सेलुला। सेलुला का मतलब होता है मतलब ओमनिस, ओमनिस का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग। सेलुला का मतलब सेल। तो एवरीथिंग जो सेल है, फ्रॉम सेल है, मतलब सब कुछ सेल से आता है ना। तो ऐसा उन्होंने ओमनिस, ओमनिस मतलब बोल सकते हैं एवरीवेयर या एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो जो भी हमारे पास सेल है वो किसी सेल से आते हैं, फ्रॉम सेल से आते हैं। जो सेल है फ्रॉम सेल से आते हैं। ऐसी बात बोली किसने? रुडोल्फ वर्चो ने। और उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया 1955 में। यस, ये बात समझ में आ रही है? यस, ओमनिस का मतलब होता है बेटा एवरीवेयर एवरीथिंग टाइप से। क्लियर है? यस, चलें आगे, चलें आगे। यस, तो कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता बेटा? सेल थ्योरी को वो लोग फॉलो करते हैं जिनके पास 3 फीचर होने चाहिए: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और कुछ ऑर्गेनल। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गेनल। वायरस में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, किसी प्रकार की ऑर्गेनल नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल होता है पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसीलिए वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। यस और नो? प्रायोन्स भी नहीं करता, वायरॉइड्स भी नहीं करता। अब आ जाओ इन एनिमेट, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। इन एनिमेट क्या होता है? सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, नॉट मेड अप ऑफ सेल। तो इन एनिमेट क्या होगा? नॉट मेड अप ऑफ सेल। स्किल्डन जो है फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, शिमॉन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ठीक है, दोनों ने सेल थ्योरी को काम किया है, ठीक है, दोनों कर लेते हैं, बोथ S1 S2 करेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ही नहीं था। रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, फाइनल शेप दी, ठीक है। स्किल्डन प्रपोज एनिमल सेल हैव आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां पर शिवान आएगा बेटा, यहां पर आएगा शिवान। सिमोन प्रपोज सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, लिखना चाहिए यहां पर प्लांट सेल, तो ठीक हो जाएगा, है ना, तब ये ठीक होता। पीपीएलओ साइनोबैक्टीरिया फॉलो सेल थ्योरी। क्या पीपीएलओ बैक्टीरिया है, फॉलो करेगा? यस। वायरेंस एंड प्रायोन्स नॉट फॉलो सेल थ्योरी, दोनों ठीक है। यस, दोनों ठीक है। यस, चलें आगे। यस, क्या आरबीसी सेल थ्योरी फॉलो करता है? हाँ, क्यों? आरबीसी में न्यूक्लियस था पहले, अब नहीं है। जेनेटिक मटेरियल था पहले, अब नहीं है। सही है। सेम सीव ट्यूब सेल थ्योरी फॉलो करता, हाँ, पहले था अब नहीं है। यस। क्वेश्चन 2 रिपीट। बेटा स्किल्डन और शिवान दोनों ने की थी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट, हमने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों का नाम लिखा हुआ है। अब अगर यहां पर लिखा हो स्किल्डन ओनली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी या ओनली स्किल्डन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी तो गलत हो जाता। ठीक है। पीपीएल एंड साइलोबैक्टीरिया फॉलो सेल थ्योरी, वायरस एंड प्रायोन्स नॉट फॉलो सेल थ्योरी। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे जाकर बेटा फिर हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा ओवरव्यू ऑफ सेल। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको सारी बात समझनी है। ठीक है बेटा, देख क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए परेशान मत हुआ करो। यस, चलें आगे। आपको पहली 2 डीपीपी अब सॉल्व करनी है सभी बच्चों को। फर्स्ट 2 डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे बेटा। यस, चले, रेडी? यस, चलते हैं। ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको जो जो चीज बताना जा रहा हूं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक ओवरव्यू समझ रहे हैं सेल का। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हम थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को लेके बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जैसे एक ये यूकैरियोटिक सेल है,
तो यूकैरियोटिक सेल में आपके आसपास या तो प्लांट सेल मिलेगा, या एनिमल सेल मिलेगा, या फंजाई मिलेगा। पर बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके आसपास कौन है? प्लांट्स या एनिमल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े साइज के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके आसपास या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर मैं अनियन लेता हूं, कोई प्याज लेता हूं, प्याज का जो आउटर छिलका है, जो छिलका है, उस पतले से छिलके को जिसे पील कहते हैं, उसमें अगर मैं देखता हूं तो मुझे प्लांट सेल दिखता है। मेरी बात समझो, उसमें मुझे प्लांट सेल दिखता है। तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि सेल वॉल एक आउटर मोस्ट लेयर है किसमें? प्लांट सेल में। अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो मैं चीक सेल लेता हूं। मेरी बात सुन, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं मुंह के अंदर डालकर ऐसे करके निकालूंगा तो कुछ सेल्स आ जाएंगे। उन सेल्स को हम बोलते हैं चीक सेल, चीक यहां के सेल्स। इन सेल्स को हम एनिमल सेल्स कहते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, हमारा पाइप, तो जो माउथ वाला एरिया होता है, उसकी जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो लगातार डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते रहते हैं, जो इनर लेयर होते हैं। जो इनर लेयर ये वाली लेयर होती है, जो म्यूकोसा वाली लेयर है। तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं कि अगर आप चीक सेल्स लोगे, एनिमल सेल हो गया। अगर आप अनियन की पील, पील मतलब आउटर लेयर हो गए, प्लांट सेल हो गया। तो हमारे पास क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की जिसमें हम लिख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, तो हम दो तरह के सेल की बात करेंगे। एक बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का एग्जांपल है अनियन का पील सेल। अनियन का पील, पील मतलब पतली सी लेयर, पील सेल। उसमें मुझे क्या ऑब्जर्व होगा बेटा? उसमें मुझे ऑब्जर्व होगी सेल वॉल। उसमें मुझे क्या ऑब्जर्व होगी? सेल वॉल। सेल वॉल होगी आउटर मोस्ट लेयर। कैसी होगी? आउटर मोस्ट लेयर मेरे पास उसमें ऑब्जर्व होगी। यस और नो? और अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर चीक सेल की, चीक 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 सेल की। और इसमें क्या होगा बेटा? इसमें सेल मेम्ब्रेन को वो डीलिमिटिंग कह रहा है। देखो एक चीज समझना पड़ेगा आपको, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, समझना ध्यान से। तो ये सारी चीज समझेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको हम आउटर मोस्ट कह रहे हैं इसमें। आउटर मोस्ट, या उसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डीलिमिटिंग। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डीलिमिटिंग। डीलिमिटिंग का मतलब जो बाहर की नॉन लिविंग जगह को, बाहर की नॉन लिविंग जगह को अंदर के लिविंग से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये एनिमल सेल बना लिया, ये एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ध्यान से देख बेटा, इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाला, ये सब लिविंग है। तो इसके बाहर की, तो ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है ना, ध्यान दे बेटा, ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ये सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से लिविंग जगह को अलग कर रहा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरीके से नॉन लिविंग जगह को, ये बाहर वाली जगह नॉन लिविंग है, अंदर वाली लिविंग है, इसको इससे अलग कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डीलिमिटिंग या आउटर मोस्ट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, डीलिमिटिंग लेयर है एक तरीके से। अब जरा बात करते हैं कुछ चीजों की। सेल मेम्ब्रेन क्या प्लांट सेल में होती है? यस। क्या एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? बताओ जल्दी से। यस, होती है। क्या सेल वॉल प्लांट सेल में होती है? जल्दी बताओ। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है? जल्दी बताओ बेटा, या जल्दी बताओ। यस। एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नो, नहीं होती। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कौन सा ऐसा प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती? देखें कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? एक एक आंसर दो। कोई ऐसा सेल बताओ जिसमें आपके पास सेल वॉल नहीं होती। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे आप, क्लास में आपने बहुत पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे कोई एक एग्जाम्पल दो जिसमें सेल वॉल नहीं होती। आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूं प्लांट सेल, तुम माइकोप्लाज्मा, कंटाप खाओगे, पिटाई खा जाओगे मेरे से। हाँ, रील काट देना इसकी तुम। सर डांट रहे थे, फ्लोएम नहीं। एक लॉजिक से बताना, एक लॉजिक से बताना। और इसके पीछे ही एक टेक्निक है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, एक ऐसे प्लांट सेल का नाम बताओ जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। अगर मैं आपको लॉजिक बोलूं तो मैं आपको कहूंगा गैमेट्स। प्लांट के जो सेल, जो गैमेट्स होते हैं, जब वो फ्यूज करते हैं तो उनमें सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब आप वो पढ़ते हो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो प्लांट सेल को फ्यूज करते हैं, उससे पहले उनकी सेल वॉल डाइजेस्ट करते हैं। तो इसे ही तो लॉजिक कह रहे हैं। प्लांट का कोई ऐसा सेल जो जिसमें सेल वॉल नहीं होती, वो होंगे गैमेट्स।
क्योंकि सेल वॉल होगी तो फिर सेल फ्यूज कैसे करेगा? यस, आए मजा? बताओ जल्दी बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया? चले, चाहिए तो मैं नोट में लिख देता हूं, नोट ताकि आपको पता रहे। यहां लिख देते हैं, 200 रुपए का नोट है। नोट ये है कि गैमेट्स इन प्लांट नॉट हैव सेल वॉल, नॉट हैव सेल वॉल। एग सेल में सेल वॉल नहीं होगी, यस और नो, है ना? उनमें नहीं होनी चाहिए। यस, आ जाओ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हाँ भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें होगी, यस, इसमें होगी, यस, दोनों में होंगी। उसके अलावा न्यूक्लियस दोनों में होगा, हाँ यस, है ना? पर प्लांट में साइड में होता है, साइड में, इनसाइड में होता है, मतलब साइड में लिख देते हैं, पेरीफेरी लिख सकते हो। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, पेरीफेरी का क्या मतलब होता है? साइड। और इसमें क्या होता है? यस, थोड़ा सा बीच में होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, यस। उसके बाद आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा क्या? साइटोप्लाज्म दोनों में होगा क्या? प्लांट में होगा, यस, एनिमल में होगा, यस, ठीक है। डीएनए, डीएनए, डीएनए जो है दोनों में होगा, प्लांट में होगा, यस, एनिमल में होगा, यस। अब लिखते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में होता है बेटा? इसमें नहीं होता, इसमें होगा, यस। अब हम लिखते हैं प्लास्टिड्स, इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, यस, इसमें नो। अब अगर मैं यहां लिख दूं लार्ज वैक्यूल, बड़े साइज का वैक्यूल, किस में होगा बताओ? किस में होगा? प्लांट सेल में होगा, प्लांट सेल में होगा लार्ज वैक्यूल, यस। एनिमल में वैक्यूल होता है, हां, यस, बट लार्ज नहीं होगा। हम लिखेंगे नो, हम लिखेंगे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट, छोटा वैक्यूल हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये छोटी छोटी चीजें बेटा क्वेश्चंस बनाती हैं, ये छोटी छोटी चीजें क्या है? क्वेश्चंस बना देती हैं आपके लिए। छोटी छोटी चीजें क्या है? क्वेश्चंस बना देती हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया उसी को देख रहे हैं। चलिए, छोटा वैक्यूल होगा, यस, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को वैक्यूल, वेसिकल और लाइसोसोम में डिफरेंस नहीं पता, वो भी बताएंगे। फंजाई प्लांट में आता नहीं बेटा, फंजाई अलग है। देख, मैं तेरे को रिपीट करता हूं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई प्लांट किंगडम में था, पर जो हम फॉलो करते हैं वो 5 किंगडम है नॉर्मली, तो उसमें फंजाई एक अलग किंगडम है। बेटा कोई चीज डेड है, मेरी बात सुन, कोई चीज डेड है तो उस पर सेल थ्योरी कैसे लगा सकता है? सेल तो है ही नहीं ना उसके पास अब, है ना? यस। चलें बेटा आगे, चलें, लिख लो, जल्दी लिख लो, आगे चलेंगे। चलें,
चलें चलें बेटा आगे, चलिए आइए। अब हम थोड़ा सा प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है आपको। प्रोक्रियोटिक में क्या होता है बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा था, और एक लाइन है जो एनसीईआरटी में आप चैलेंज कर सकते हो, गलत है, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि क्योंकि एक छोटे बच्चे को अभी हम सेल पढ़ा रहे हैं जो 11वीं में आया है इस बुक के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से सही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यार इसका छोटा साइज होता है, ये स्मॉल साइज होता है, ठीक है। ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यस, है ना। और इसका डीएनए नेकेड है, डीएनए नेकेड है, इसका मतलब डीएनए नेकेड है, इसका मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, डीएनए नेकेड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्मॉल साइज है, फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, वो एब्सेंट होती है इनमें, यस और नो। जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट बनना। तो वो वाली चीजें इसमें नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज का होगा, ठीक है। वो स्लो मल्टीप्लाई करता है, स्लो डिवाइड करता है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, इनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, ऑर्गेनल मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है, इसका मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन है ना। इसका मतलब क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है। जो डीएनए है ना, डीएनए इज कवर्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी लिखती है कि इनसाइड न्यूक्लियस क्रोमोसोम दिखते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस क्रोमोसोम दिखते हैं। ये बात आप अगर टेक्निकली देखोगे ना, गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको समझाता हूं। ये टेक्निकली गलत है क्योंकि न्यूक्लियस जब दिखता है तब क्रोमोसोम नहीं दिखते। मेरी बात समझो ध्यान से, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। ये किताब लिखी गई है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, और जिसको क्रोमोसोम सेल साइकिल पता नहीं है। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाएंगे आपको कि क्रोमोसोम जब दिखते हैं न्यूक्लियस नहीं दिखता, क्योंकि डीएनए कंडेंस होके क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। लेकिन किताब के स्टार्टिंग में ये बात लिखी है, तो ये टेक्निकली हो सकता है गलत हो, पर ये वैसे ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम ये किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कह रहा है कि जो जो डीएनए है ना, वो क्रोमोसोम नहीं बनाता, नॉट फॉर्म क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है आपको? पहले मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। एक्चुअल में क्या है बेटा, आपको एक चीज समझना, सर सेल साइकिल भी 11th में, तो गधाराम एक ही चैप्टर में सब थोड़ी पढ़ा देगा, वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा ना। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर होता है जो यूकैरियोटिक सेल में दिखता है, प्रोकैरियोटिक में दिखता नहीं है। वहां पर डीएनए न्यूक्लियोइड की फॉर्म में भी होता है, और उसको हम एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं, कंसीडर मतलब हम मानते हैं, रियल में नहीं होता। कह रहा है सर गदार मत बोला करो भाई, ऐसा नहीं कि हम कोई क्या नाम है, जाति सूचक या एनिमल सूचक वर्ड बोल रहे हैं। हम आपको पढ़ाते हैं, हमारा अधिकार है आपको डांटने का, इसके अलावा ना कुछ मैं सुनूंगा ना कुछ बोलूंगा। बात खत्म हो गई? यस, ठीक है। इसके अलावा हमें नहीं कुछ करना है ना। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, किसी तरह की मेरी कोई रील वायरल नहीं है जिसमें मैंने कुछ बोला हो इस तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन क्या होता है जब हम अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ये शब्द यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर, ठीक। हाँ, चलो करेंगे। चलिए यहां तक ठीक है। मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाते हैं, फिर कुछ चीजें बता रहा हूं। यहां पे आ जाओ, देखो ये वाली चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे क्या है, अगर हम लिखें विदाउट मेम्ब्रेन कौन है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन है,
जो लाइक राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर आपसे कोई बोले कि यूकैरियोटिक सेल में विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है भाई, राइबोसोम है। और अगर मैं बोलूं विदाउट मेम्ब्रेन एक और ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल ही मान लेते हैं उसको, उसका नाम सेंट्रियोल है। और वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बेटा किसमें? वो प्रेजेंट है एनिमल सेल में। यस और नो? क्या है? एनिमल सेल में। ठीक है, नोट करिए, जल्दी से आगे चलेंगे। कितने कितने लोगों को सारे एग्जाम्पल पता है मुझे जरा कमेंट में बताना। बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया किस में आता है जल्दी बताओ। चलें, चलिए। कितने लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है, ये वाली बात सीखने में? जल्दी बताना, कितने लोगों को ये वाली बातें सीखने में इंटरेस्ट है? हाँ भाई, ये वाली बातें जल्दी जल्दी। सही है। हाँ, यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। देख लें इधर, ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास एक सेल है, ध्यान से देखते हुए चलें। ये हमारे पास एक सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखना, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, सही है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। यहां पर मेरे पास ऑर्गेनल भी है। अब जो मैं बात बोलता हुआ चलूंगा ध्यान से सुनना। मैंने एक सेल लिख दिया, प्लांट सेल लिख लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि प्लांट सेल के थ्रू ही बता पाएंगे। मैंने लिख दिया प्लांट सेल, प्लांट सेल था। अब उसमें से प्लांट सेल में क्या क्या चीजें, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। प्लांट सेल में से आप क्या माइनस कर दो? सेल वॉल हटा दो। आप क्या माइनस कर दो? आप रिमूव कर दो सेल वॉल। अगर रिमूव कर दोगे सेल वॉल तो आपके पास आ जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है जरा समझेंगे। प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें से आप सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दो, तो मेरे पास आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। सोचते हुए चलना, सोचते हुए चलना। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ? अगर मैं प्रोटोप्लास्ट लिखूं तो वो क्या क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लस प्लस क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म दो चीज का बना है, एक बना है न्यूक्लियोप्लाज्म का और बना है साइटोप्लाज्म का। इसका मतलब अगर आप न्यूक्लियस रिमूव कर दो,
न्यूक्लियस रिमूव कर दो तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी हट गया, तो मेरे पास क्या बच गया? साइटोप्लाज्म बच गया। अब साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, एक है फ्लूड मैट्रिक्स, फ्लूड, एक मेरे पास फ्लूड है, फ्लूड समझ में आता हो, लिक्विड, और साथ में मेरे पास क्या है बेटा? साथ में मेरे पास ऑर्गेनल है, छोटी छोटी। अगर मैं ऑर्गेनल रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचेगा साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या होता है? सिर्फ लिक्विड होता है, फ्लूड होता है। ऑर्गेनल हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, फ्लूड होता है। यस और नो? एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक बार फिर रिपीट करूं, जल्दी बताओ, एक बार फिर रिपीट कर दूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, देख समझता हुआ चल, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ध्यान से देख, तेरे को एक एक चीज समझ में आएगी। देख, ये सेल मेम्ब्रेन है, देखता हुआ चल, देख ये ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ध्यान से सुनियो, ये सेल वॉल है, मैंने सेल वॉल हटा दी तो क्या बच गया? ये देख देख, ध्यान से देख, ये देख, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। देख मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेल वॉल हटा दी, तो जैसे ही मैं ये सेल वॉल हटाऊंगा क्या बच गया? सेल मेम्ब्रेन और अंदर का सब कुछ, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। अगर मैंने ये सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, समझ इस बात को, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, देख इधर देख, समझ, मैंने यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, मैंने क्या किया, यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, समझ इसे, ये सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, तो सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद क्या बच गया? प्रोटोप्लाज्म बच गया। अब उस प्रोटोप्लाज्म में क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, इधर देख, प्रोटोप्लाज्म में क्या है? ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में लिक्विड के साथ साथ ऑर्गेनल भी है, तो अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूंगा, मैं न्यूक्लियस हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये लिक्विड प्लस ऑर्गेनल है। अब तुम ऑर्गेनल हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? साइटोसोल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? साइटोसोल। क्लियर है? क्लियर है? यस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। लिविंग पार्ट ऑफ सेल ए, ध्यान सुना, देखो हम क्या क्वेश्चन लेंगे यहां पे, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेल इज कंसीडर नॉन लिविंग? ए अदर देन प्रोटोप्लास्ट, बी अदर देन प्रोटोप्लाज्म। किसको नॉन लिविंग मानते हैं? सेल वॉल को। तो अदर देन क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा, जल्दी बता, जल्दी बता, ये आ जाएगा। भाई मेरी बात समझो, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एक तरीके का लिविंग पार्ट होता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? लिविंग होता है। उसके बाहर जो सेल वॉल है नॉन लिविंग लेते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें सेल वॉल स्टार्टिंग से नहीं है। तो हमें यह समझना है कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का सारा पार्ट लिविंग होता है। तो जब आप किसी की सेल वॉल हटा देते हो, आप समझो, अगर आप किसी की सेल वॉल हटा देते हो, इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं। सबसे पहली चीज क्या आएगी? साइटोस्कोल। साइटोसोल क्या है? सिर्फ लिक्विड है, उसमें ऑर्गेनल जोड़ दोगे तो साइटोप्लाज्म आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ दोगे तो प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में, मेरी बात सुने ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म में अगर आप सेल मेम्ब्रेन जोड़ दोगे तो प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा, और उसमें अगर आप सेल वॉल जोड़ दोगे तो प्लांट सेल बन जाएगा।
यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनेंगे, देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखूं कि ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कहां होता है, सुन रहे हो ध्यान से, वो लिक्विड में होता है जो सेल के अंदर है। तो अकर इन, बेस्ट आंसर क्या जाएगा? साइटोसोल जाएगा या साइटोप्लाज्म जाएगा, या अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रोटोप्लाज्म? ये तीनों ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। प्रोटोप्लाज्म गलत कुछ भी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस अगर आपसे पूछे यहां पर डी लिख दे ऑल, तो आप ऑल मार्क कर दो, गलत नहीं है। ऑल मार्क कर दो, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो आपको कह दे कि ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ऑप्शन दे दे आपको, और वहां पर दे दे वो साइटोसोल, साइटोसोल बी, साइटोप्लाज्म सी, प्रोटोप्लाज्म, और डी प्रोटोप्लास्ट, तो जब आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है तो स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम साइटोसोल मार्क करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? उस जगह होता है जहां पर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो मैंने क्या बोला है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड में होता है सेल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो, इन चारों में लिख सकते हो आप, लेकिन इनमें से कहां पर? सिर्फ लिक्विड में, तो ये मार्क करोगे। समझ में आया नहीं आया? सर रिवर्स वाला ज्यादा आसान है समझना, वैसे समझ ले। रिवर्स वाला लिख देता हूं तेरे लिए, ले रिवर्स वाला यहां लिख देता हूं, इसको हटा के रिवर्स वाला लिख देता हूं, तेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं जस्ट आपको, क्या था, क्योंकि आपको पता है थोड़ा थोड़ा इसलिए किया। जैसे मान लेते हैं लिक्विड है, लिक्विड है जो, लिक्विड मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड, उसको हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? उसको हमने साइटोसोल बोल दिया, साइटोसोल बोल दिया। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? इसमें मैंने ऑर्गेनल ऐड कर दिया। जब ऑर्गेनल ऐड कर दूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में मैंने क्या ऐड कर दिया, बता बेटा? साइटोप्लाज्म में क्या ऐड कर दिया? न्यूक्लियस ऐड कर दे। न्यूक्लियस ऐड होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का मतलब उसकी दीवार नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया सर? प्रोटोप्लाज्म बन गया। अब प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें मैं क्या ऐड कर दूं? मैं क्या ऐड कर दूं? सेल मेम्ब्रेन ऐड कर दो, सेल मेम्ब्रेन प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल ऐड कर दो, तो मेरे पास प्लांट सेल बन जाएगा। अब ठीक है, सीधा याद कर ले ऐसे। बेटा उल्टा सीधा दोनों एक ही बात होती है, बस समझने का नजरिया है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, साइटोप्लाज्म को मैं लिख रहा हूं ना, सेमी फ्लूइड बोला गया, ये लिख तो रहा हूं। ठीक बच्चे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म। समझ इस बात को, साइटोसोल का मतलब है सिर्फ लिक्विड, सेमी फ्लूइड लिक्विड। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स इंक्लूड हो जाती हैं। अब ठीक है। और अगर मैं तुझे बोलूं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोप्लाज्म, देख के क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे, क्वेश्चन लिख दूं, जगह है कहीं? इसी में खिचड़ी बना दूं? नहीं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं तेरे लिए, क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। मैं क्वेश्चन लिखूं, न्यूक्लियोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ ए साइटोसोल, बी साइटोप्लाज्म, सी प्रोटोप्लाज्म, डी ऑल। तो भाई प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्लूड है ना, लेंगे, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म का मतलब उस सेल के अंदर का लिक्विड, एक तरीके से उसमें साइटोप्लाज्म तो है ही, और साथ में क्या है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो, यस और नो, यस।
ठीक है, क्लियर। बैक स्लाइड कर देता हूं, ये नोट कर लो, ये तुम्हें अब कहां कहां काम आएगा। जब आप एक बार एनसीईआरटी खोलो, ग्लाइकोलिसिस लिखो, देखो वो साइटोसोल लिखा हुआ है। ये समझ में आया बेटा? यस, ये समझ में आया सबको? कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में सिर्फ साइटोप्लाज्म तक होता है। यस, प्रोकैरियोट में बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म तो है नहीं, है ना, उसमें सिर्फ साइटो, देख उसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में की बात होगी ना। यस, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो एक ही बात हो गई। यस, है ना बेटा? ऑर्गेनल नहीं रहेगी तो ग्लाइकोलिसिस कैसे होगी? वो बात अलग चीज है, पर बोलते किसको क्या है ये बता रहा हूं। विदाउट ऑर्गेनल क्यों होगी ग्लाइकोलिसिस? तो साइटोप्लाज्म में होती है। बेटा 4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करूं, एफर्ट करना है हमें कैसे भी करके। सर हो नहीं रहे, उसके लिए बात करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आवाज नहीं आ रही है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने लिखा है रिपीट, मैं ये कर रहा हूँ। आ रही आ रही आ रही अब आवाज आ रही है, रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये प्लांट सेल है जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल हटा दूं तो जो सेल मेम्ब्रेन और अंदर सब कुछ है प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन हटा दूं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब मैं न्यूक्लियस हटा दूं तो बच गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस कुछ ऑर्गेनल्स हैं, वो ऑर्गेनल्स हटा दो, जो सिर्फ फ्लूइड रह गया उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। चलिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ये हो गया सबका? नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। ये वाला लिख लो जिसने नहीं लिखा क्वेश्चन। लिख लिया? लिख लिया, जल्दी बताओ। लिख लिया? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा एनिमल सेल में सेल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट आप बोल सकते हो, पर एक्चुअल में प्रोटोप्लास्ट वर्ड तब यूज करते हैं जब सेल वॉल हटा दी जाए। एक लिख रहा है सर पढ़ते पढ़ते आपकी राइटिंग जैसी राइटिंग हो गई। अच्छा भाई, पहले तू बड़ा फ्रेंच लिखता था, है ना, लैटिन में लिखते, इटैलिक्स में लिखता था, टेढ़ा गधा। इधर ध्यान दे, क्या पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दे, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। देख क्या कह रहा है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन द, अर्लियर मतलब छोटी क्लास में, अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, कहां पे देखे थे? माइक्रोस्कोप में, स्कूल में। लेट अस रिकलेक्ट।
रिकलेक्ट मतलब याद करते हैं स्ट्रक्चर। अनियन सेल क्या है? टिपिकल प्लांट सेल है। टिपिकल मतलब एक नॉर्मल प्लांट सेल है। उस डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग से पता चलना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग से पता चलती है। तो टिपिकल प्लांट सेल में एक अलग से सेल वॉल है, और इन इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। आप देखो क्या कह रहा है, सबसे बाहर क्या है? आउटर बाउंड्री में सेल वॉल है प्लांट में, और उसके अंदर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये दिख रहा है सबको? द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल में आउटर मोस्ट क्या है बेटा? बताओ, आउटर मोस्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन क्या है? एज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग मतलब सबसे बाहर। तो प्लांट में सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। उसके बाद क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में डीलिमिटिंग का मतलब, डीलिमिटिंग क्या होता है? कोई चीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीलिमिटिंग? डीलिमिटिंग का मतलब है कोई चीज किसी को अलग कर रहा हो। तो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो है, ध्यान सुनेंगे, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डेंस मतलब गाढ़ा। गाढ़ा क्यों होता है बेटा? कौन बताएगा? वाई न्यूक्लियस? इस बार क्वेश्चन भी था, लोग मेन चीज समझे नहीं उस क्वेश्चन में। अब हमारे पास टेपेटम की लेयर एक डेंस होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियस उतनी ज्यादा उसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेंस स्ट्रक्चर होता है, यस, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। मैं ये लाइन कह रहा हूं बेटा, अगर ये लाइन देखो, ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमोसोम तब दिखता है जब न्यूक्लियस नहीं होता। क्रोमोसोम दिख रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोफेज में दिख जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही होती है। हम सबसे अच्छे क्रोमोसोम कब देखते हैं? मेटाफेज में। तो ये टेक्निकली गलत है, पर शुरुआत में देने के लिए बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? विच टर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का बना हुआ है। डीएनए। अब देखो एक चीज और है, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुन, ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसमें डीएनए है। ये नहीं कह रहा कि क्रोमोसोम इज ओनली मेड अप ऑफ डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों चीजें होती हैं। अरे कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? कुछ समझ आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है सब? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डीएनए होता है, ये कह रहा है डीएनए, आरएनए और उसके साथ प्रोटीन। ये कंफ्यूजन है सर। भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सुन ध्यान से। यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास इस प्रकार से एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वह क्रोमोसोम दिखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है तभी क्रोमोसोम दिखते हैं। ये स्टेटमेंट वैसे ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वही क्रोमोसोम बनाता है। दूसरी चीज क्या है कि क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए नहीं होते, और भी चीज होती है। यहां पर यही लिखा है, सेल्स दैट हैव। सर क्या ये गलत है? गलत नहीं है। ये जिस रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा है ना, उस रिस्पेक्ट में ठीक है। किस रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा है? ये ऐसा क्यों लिख रहा है बेटा? समझ इस बात को। जैसे आप घर में हो, मैं आपको एक एग्जांपल से सुनाता हूं। आप घर में हो, ठीक है, आपको पता है कि 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास लंच बनेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी या पापा या कोई भी लोग हैं या घर में भाई बहन है, खाना ले आओ। ऐसा तो नहीं बोलोगे आप कि दिन के 2 बजे खाना जो गैस पर पकता होगा। ऐसा नहीं होता है ना, एक रेफरेंस होता है। तो इसीलिए यहां पर एक रेफरेंस में बोल रहा है कि हाँ, न्यूक्लियस, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहा होगा? प्रोकैरियोट से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए का बना, एक सिंपल सी बात है। पर हमें अपने दिमाग में रखना है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर दिखते नहीं है, वो सेल साइकिल में जाके हम सीखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है वो? यस, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, देख रहे हो, जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया होंगे उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट। और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये देखो, ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। वॉल्यूम समझ में आ रहा है? जगह। साइटोप्लाज्म मींस द मेन मेन एरिना। एरिना क्या होता है? एरिना क्या होता है? एरिना, एरिना मतलब जगह। साइटोप्लाज्म मेन जगह है, एरिना मतलब जगह of cellular activity in both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in to keep cell in living state. बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे
केमिकल रिएक्शन होते हैं ताकि सेल को हम कैसा रख सके, लिविंग रख सके। क्लियर है? यहां तक ठीक है? यस, यस। आगे चलेंगे। बिसाइड द न्यूक्लियस, यू देखो, बिसाइड का मतलब न्यूक्लियस के अलावा, यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कौन कौन सी हैं? ईआर है, गोल्जी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन वो सभी सेल में मिलती है। अब ये ऑल सेल का क्या मतलब है यहां पर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल सेल? प्लांट सेल, एनिमल सेल, यस, फंजाई सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सभी तरह के सेल, सभी प्रकार के सेल में मिलता है। ठीक है? और बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों मिलता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर क्या है? नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देख लो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। ध्यान से सुनो किसने क्या बोला है। इसने बोला है कि प्रोकैरियोट्स में, जैसे ये प्रोकैरियोट्स है, इसमें राइबोसोम कहां मिल रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम हमेशा कैसा होता है? साइटोप्लाज्मिक होता है। कैसा होता है? साइटोप्लाज्मिक होता है। यूकैरियोट्स में ये आपके पास, मान लो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अलावा ये ईआर हो गया। तो ये कह रहा है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो है ही, साइटोप्लाज्म में तो है ही, साइटोप्लाज्मिक तो है ही, उसके अलावा इस ऑर्गेनल के अंदर भी है, इसके और इसके अंदर भी है, और ईआर के ऊपर लगा होता है। तो ये वाला क्या होता है? फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, ये ईआर के ऊपर लगा रहता है। बाकी इन दोनों के अंदर अलग से होते हैं। तो दो ऑर्गेनल के अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना अगर आप शायद मेरी बात समझ पाए। यहां मैंने प्लास्टिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारे प्लास्टिड में बेटा डीएनए नहीं होता और सारे प्लास्टिड में राइबोसोम नहीं होता। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जहां पर डीएनए होगा और राइबोसोम प्रोटीन बनाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर इसने क्या लिखा है? दो ऑर्गेनल हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस पे। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस पर है वो और ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 80s टाइप के होते हैं, इसके अंदर अलग होते हैं 70s टाइप के। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं राइबोसोम की, तो हम दो तरह के पढ़ते हैं। एक होते हैं साइटोप्लाज्मिक, जो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म है। दूसरे हैं मेरे पास ऑर्गेनल के अंदर, ये 70s है, ये 70s है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रोटीन यूकैरियोट्स में हमेशा ईआर के ऊपर बनती है? नहीं बनती। क्लियर है? सेमी फ्लूइड तो साइटोसोल है, हाँ कह दे, क्या हो गया फिर? प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल ही साइटोप्लाज्म है। नहीं होगा बेटा, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, सारे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड हैं, सारे प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट नहीं, और भी होते हैं। अच्छा, लेक्चर प्लानर अदर कंटेंट में मिलेगा बेटा आपको, अदर कंटेंट में जाओगे वहां मिल जाएगा। ठीक है? यस, नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। नोट करो जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है सनातन? फ्री होता है क्या साइटोप्लाज्म में? देख बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, राइबोसोम यहां भी मिलता है और इसके ईआर के ऊपर भी मिलता है। ये दोनों वाली, ये राइबोसोम कौन से वाला होता है? एटीएस। साइटोप्लाज्म में भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है, एटीएस ही होता है ये। समझ में आया? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलता है, यूकैरियोट्स में दो ऑर्गेनल के अंदर, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में और ईआर के ऊपर। क्लियर है? ईआर के ऊपर और साइटोप्लाज्म ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। आगे समझ? यस, यस। चलिए आगे चलेंगे। चलिए,
सेल साइज एंड शेप इज वेरिएबल। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, सुने ध्यान से, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, साइज की हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हमारे पास अगर आपको याद हो, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज था वो कितना था, याद है किसी को? कहीं पर 2 से 3 लिखा है, कहीं पर 3 से 5 लिखा है, मतलब 1 से 2 लिखा है, कहीं पर 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा है, और कहीं पर 3 से 5 माइक्रोमीटर लिखा है। इतना ही साइज दे रखा है, ठीक है। और उसमें एक स्मॉलेस्ट दे रखा है, स्मॉलेस्ट में भी ध्यान रखेंगे साइज को लेके। एक दे रखा है माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा जो दे रखा है वो 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है, और पीपीएलओ इसी के अंदर आता है। पीपीएलओ दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। क्लियर है? जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल का एक एवरेज साइज भी होता है। यूकैरियोटिक सेल का एक एवरेज साइज भी होता है, एवरेज साइज भी होता है, वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। अब कुछ सेल्स और दे रखे हैं, जैसे जो आरबीसी है, छोटे होते हैं बेटा, वो होते हैं 7 माइक्रोमीटर। उसके अलावा मेरे पास एक लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, वो है मेरे पास नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है, वो हमारे पास ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। बोलो, ऑस्ट्रिच का एग, एग का मतलब क्या हो गया? हाँ भाई, ये एग का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। एग का मतलब होता है भाई अनफर्टिलाइज सेल। भगवान, ये वो एग नहीं है, ये अनफर्टिलाइज एग है बेटा। अच्छा, आप में से एक चीज लॉजिक समझाता हूं, देखो क्या हुआ है, मुझे एक चीज बताना। प्रोकैरियोट छोटा है, यूकैरियोट बड़ा है, तो इसने क्या किया, इसमें इसके सबसे छोटी वाली लिमिट ले ली है, और इसमें इसने सबसे लार्ज वाली ले ली है। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत कम लोग हैं, इवन मुझे भी नहीं पता होता ये बात, कि यूकैरियोट्स में स्मॉलर सेल कौन सा है। मे भी कोई प्लांट सेल होता हो जो पानी में मिलता हो, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है कि यूकैरियोट्स में छोटा। रीजन बताता हूं क्यों। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बड़ा कौन सा है, यूकैरियोट, तो इसकी अपर लिमिट ले ली लार्जेस्ट, प्रोकैरियोट की सबसे छोटी वाली लिमिट ले ली, और एक जनरल बात कह दी कि प्रोकैरियोट छोटे होते हैं यूकैरियोट से। किसी को समझ भी आया मैंने क्या बोला? हाँ, जो ऑमलेट वाला समझ रहे थे वो बेवकूफ है, ऑमलेट वाला तो मल्टी सेलुलर होता है, वो तो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है। यस। कभी आपने पढ़ा किसी के नोट्स में कि स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल, उसकी नीड नहीं है पढ़ने की, है ना? यस। या लार्जेस्ट बैक्टीरिया पढ़ाया जाए, नहीं, जरूरत नहीं है। एक्चुअल में पहले पढ़ाते थे स्पिरिलियम की कोई स्पीशीज होती है, स्पिरिलियम शेप का होता है। अब आ जाओ, देखो अब क्या होता है बेटा, शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, काम के हिसाब से, काम के हिसाब से उनकी शेप अलग अलग होती है। और हमें जो शेप याद करनी है वो ये याद करनी है, ध्यान से इनको करके जाना भाई। आरबीसी राउंड और बाइकनकेव। राउंड, देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, आरबीसी की शेप ऐसी होती है, मान ले, ऐसी, सॉरी, ऐसी शेप होती है। ऊपर से कैसा दिखेगा, गोल दिखेगा ना, यहां से ऐसा बाइकनकेव दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इधर इधर से बाइकनकेव दिख रहा है, इधर इधर से, ऊपर से राउंड दिख रहा होगा ऐसे, इसलिए ये इसने यहां राउंड बनाया हुआ है। तो कैसी शेप है आरबीसी? राउंड एंड बाइकनकेव, बाइकनकेव,
कुछ बच्चे हैं जिनको कनकेव कन्वेक्स नहीं पता होता है। WBC शेप फिक्स नहीं है, शेप नॉट फिक्स। जब किसी की शेप फिक्स ना हो तो क्या बोलोगे उसे? अमीबॉइड बोलते हैं, जैसे अमीबा की शेप फिक्स नहीं है। कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर क्या होती है बेटा? लंबे सेल्स होते हैं, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कौन बच्चा बताएगा कॉल्यूमनर एपिथेलियम के सेल्स कैसी शेप है? लॉन्ग और नैरो, लंबे और पतले। क्या फायदा होता है? हाँ भाई, कोई चीज सिक्रीट करनी है, कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है, उसके लिए। नर्व सेल लॉन्ग है इसमें भी, लेकिन ब्रांच है। ब्रांच कौन होता है? एक्सॉन, डेंड्राइड। डेंड्राइड। ट्रैकिड लंबे सेल्स हैं, इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल। राउंड मतलब गोल, ओवल भी वैसा ही होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ डेंड्राइड और एक्सॉन सब सेलुलर है कि नहीं? सब सेलुलर मतलब सेल से छोटा है कि नहीं है? यस, छोटा है कि नहीं? यस। तो जो डेंड्राइड होते हैं, जो एक्सॉन होते हैं, जो नर्व एंडिंग होती हैं, दे आर स्मॉलर देन सेल। यस, दे आर स्मॉलर देन सेल। ठीक है, ये इनकी शेप्स हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, शेप्स जो होती हैं वो फंक्शन के हिसाब से वेरी करती हैं। यस, यस, ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, फॉर्म नहीं परफॉर्म। कर लो एक बार, लोड कर लो इसको। अब हम फटाफट से यूकैरियोटिक सेल को पढ़ के उसकी सेल मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, जल्दी। जल्दी करो बेटा। चलें? चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लो फटाफट से बेटा, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा मैच द फॉलोइंग में। मैं पहले से बता रहा हूं, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा ये। यस, मैच द फॉलोइंग में आएगा। डीपीपी में नर्व सेल को इलोंगेटेड लिखा है, गलत है बेटा, इलोंगेटेड नहीं होगा नीरज, ब्रांच और लॉन्ग होगा। ठीक है, आगे चले, ये देख लेते हैं। अगर ये लिख लिया हो तो आगे चलते हैं, फटाफट से एनसीईआरटी करके यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? ठीक है, एक बार मैं चेक करवा लेता हूं। बैक स्लाइड भाई, कितना ट्रैकिड कहां होते हैं? किसको पता है ट्रैकिड्स कहां होते हैं? हाँ भाई, ट्रैकिड्स कहां होते हैं? ये पार्ट है जाइलम का। तो जाइलम क्या हो गया? टिश्यू हो गया। तो ये क्या हो गया? सेल हो गया। चलिए, एक बच्चे को लास्ट नहीं पता। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है, एवरेज साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर है। सबसे लंबे सेल्स कौन से? न्यूरॉन्स। लंबे और बड़े में फर्क होता है बेटा, यहां पे ध्यान रखना। और फंक्शन के हिसाब से शेप होती है। आगे चलेंगे बेटा, चलो बस आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या नाम है उसका? सेंट्रोजोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। अब कुछ बच्चों को क्लियर करता हूं मैं बेटा। इस सिंगल स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल बोलते हैं। ऐसा जब ये दो सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ ऐसे लगे तो इसे सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। यस और नो? क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, सेल डिफर इन ग्रेटली साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, कितना है? 0.3। वाइल बैक्टीरिया कुड बी ऑफ 3 to 5। तो कहीं 3 से 5 लिखा है, कहीं 1 से 2 लिखा है, दोनों ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? एग ऑफ
ऑस्ट्रिच, यूकैरियोट्स है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी कितना है? 7 माइक्रोमीटर का है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। Cells also vary greatly in shape. They can be disc-like. Polygonal disc कैसी होती है बेटा? ये फ्लैट। पॉलीगोनल मतलब ये वाली शेप होती है, नहीं पता तो देख लो। कॉलुमनर मतलब लंबा ऐसे। क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थ्रेड लाइक पतले, न्यूरॉन्स के लिए बोल सकते हो। इवन इरेगुलर, इरेगुलर कौन सा हो गया? अमीबॉइड। और वेरी विद द फंक्शन। शेप किसके साथ वेरी कर रही है? फंक्शन दे परफॉर्म। आओ यूकैरियोट्स की बात करते हैं और फटाफट से पहली ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको अच्छा रहेगा। कुछ एग्जांपल आते हैं प्रोटिस्टा से, क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा से जो एग्जांपल आते हैं उसमें मेरे पास डाइएटम है, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। स्लाइम माउल्ड है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। भाई कंफ्यूज ना हो ना, यूकैरियोट्स के एग्जांपल याद रखना। युगलिना, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स, प्लांट के सेल, एनिमल के सेल एंड फंजाई सेल। ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। साइज इनका किससे बड़ा होता है? लार्जर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बड़ा होता है इनका साइज। रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्लो होती है, स्लोअर देन बैक्टीरिया, नॉर्मली स्लो होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इनमें प्रेजेंट होती है। विच फॉर्म कंपार्टमेंट, जो क्या बनाते हैं बेटा? कंपार्टमेंट बनाते हैं। विच फॉर्म कंपार्टमेंट मतलब ये चैम्बर है, दिस इज चैम्बर, और इसके अंदर ये चैम्बर है। मतलब ये मान लो सेल है, तो सेल के अंदर जो चैम्बर होता है इसको कहते हैं कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट से क्या होता है? जो यहां रिएक्शन हो रहे हैं और यहां अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यहां अलग एंजाइम होंगे, यहां अलग एंजाइम होंगे, और यहां पर अलग एंजाइम। देखो एंजाइम कहां लगा सकते हो? इसकी मेम्ब्रेन पर लगा सकते हो, अंदर लगा सकते हो। तो यहां अलग एंजाइम होते हैं। चैम्बर इसलिए बनाना है क्योंकि रिएक्शन अलग अलग है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? लोकोमोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा, इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है इनके पास? फ्लैजिला होता है एंड सीलिया होता है। उसके अलावा इनसाइड सेल भी, इनसाइड सेल हमारे पास क्या होते हैं? कुछ धागे होते हैं। इनसाइड सेल सम साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई ये सेल है, ये अमीबा है, ये अमीबा है। तो अमीबा के अंदर ऐसे धागे जैसे कुछ धागे होते हैं जिनकी वजह से सूडोपोडिया बनता है। इनको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, यस और नो? लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी और सेल्स की, जैसे मान लो एक सेल ये बना दिया, इस पर ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला में इस तरह के कुछ धागे होते हैं ऐसे, उनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जैसे अगर किसी सेल को चलना है, मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटल सेल के अंदर कुछ धागे होते हैं, यस और नो? वो क्या काम करते हैं? एक तो वो सेल को मूव करते हैं, दूसरा सेल के अंदर चीजों को भी मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, कि जैसे मान लो मेरे पास कोई सेल है, उसमें ये ऐसे धागे पड़े हुए हैं कुछ,
अगर ये धागे नहीं होते, किसी चीज को डिफ्यूज होके जाना है यहां से यहां, यहां से यहां डिफ्यूज होके जाना है, तो उसको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन धागे बने होंगे तो जल्दी जल्दी चला जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपने क्या किया है, आपने, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये, या आप समझ पाएंगे इजिली। मान लो आपने कुछ रास्ता जैसा बना दिया और गाय को छोड़ दिया, किसी एनिमल को छोड़ दिया, उसके बीच में से चुपचाप जा रहा है, उसको यहां से वहां जाना है। अब यहां से वहां जाना है, कोई रास्ता नहीं बना के दिया, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सेल के अंदर कुछ धागे होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को डिफ्यूज करने में हेल्प करते हैं या अंदर से शेप देते हैं। अगर किसी सेल को चलना है, उसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करते हैं, जो सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी चीज को यहां से डिफ्यूज करके यहां आना है और वो रेंडम जाएगी तो समय लेगी, लेकिन अगर सेल में कुछ धागे लगे हैं, उसके बीच में से जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, सेल को चलने में मदद करते हैं। यस और नो? यस और नो जल्दी बताएंगे। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर भी कुछ साइटोस्केलेटल होते हैं, लाइक माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, सूडोपोडिया। ये देखो, अमीबा ने पैर यहां से निकाला, तो माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करेंगे बेटा, हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। आप अगर वो पढ़ोगे ना चैप्टर मूवमेंट और लोकोमोशन, वहां पर आपको मिलेगा अमीबॉइड मूवमेंट। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बताता हूं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल के अंदर कुछ धागे होते हैं जो सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं, ठीक है? उन धागों का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या बनाएंगे, गिव सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। कुछ और धागे होते हैं जो शेप देते हैं या सूडोपोडिया बनाकर मूव कराने में मदद करते हैं, चीजों को डिफ्यूज कराते हैं। यस, यस, ठीक है। चलिए बना लीजिए जल्दी से। अब हम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे। पहले मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, फिर अब आपको लिखने का समय दे रहे हैं। एक मिनट रुकेंगे, लिख लेते, पहले देख लेते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। सारे के सारे प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म की। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक ऐसे सेल का नाम बताओ, एक ऐसे यूकैरियोटिक सेल का नाम बताओ, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें नो कंपार्टमेंटलाइजेशन है। अब यहां पर क्या होगा, कुछ बच्चे कंपार्टमेंटलाइजेशन लिखकर प्रोकैरियोट का भी एग्जांपल मार्क कर सकते हैं, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं अगर यहां पर आरबीसी लिखता हूं तो इसको मार्क कर देंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, कोई ऑर्गेनल नहीं होती मेम्ब्रेन बाउंड, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आरबीसी। ठीक है? यस और नो? यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। इन एडिशन कॉम्प्लेक्स, देख रहे हो, लोकोमोटरी, लोकोमोटरी क्या आ गया, सीलिया फ्लैजिला, और साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। जेनेटिक मटेरियल कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये देखो, जेनेटिक मटेरियल कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्रोमोसोम में हो रहा है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल्स में भी अंतर होता है। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होगा और एक बड़ा वैक्यूल होगा। एनिमल सेल में ये सारी चीजें एब्सेंट होती है, हम कर चुके हैं। एनिमल सेल में क्या होगा, सेंट्रियोल होता है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इसने लिखा ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, कुछ लोअर प्लांट होते हैं, कुछ एल्गी होता है, उसमें होता है। सेंट्रियोल किस में मदद करता है बेटा, सेल को डिवाइड करने में, ठीक है।
हाँ ठीक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे से पूछ लो भाई। लैपटॉप ले लो ले लो। एमडी सर आए, देखो नीचे से लैपटॉप लेने। अच्छा एक बार पूछ लो इनसे, 3 3 दिन कर लें हम। एक बार बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेते हैं। देखो एक चीज बताओ, क्लास अगर 3 3 दिन कर लें तो कैसा रहेगा? 3 दिन जूलॉजी 3 दिन बॉटनी, ठीक है? क्योंकि यार फील भी नहीं आ रहा, 3 दिन जूलॉजी 3 दिन बॉटनी हो जाएगा ना, तो शायद मुझे लग रहा है फील आएगा। थोड़ा कमेंट में बताओ कैसा रहेगा, 3 दिन जूलॉजी 3 दिन बॉटनी? यस सर। नहीं सर, अब क्या वो नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो तुम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? टेंशन मत करो, अभी चलने देते हैं, फिर तुम बताना, ठीक है? जैसे कहोगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, डन 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 डन, ओके ओके ओके। मजा, ये तो मजा आ रहा है ना, चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बॉटनी में तो मजा आएगा ही। खैर ठीक है, जबरदस्त। चलो ठीक है बेटा। यार आप कुछ कुछ खाने को ही बना लो ना, हम लोग खा लेंगे। आलू की सब्जी बना लो तुम। आलू नहीं खाई? फिर तुम रुक जाओ यहाँ, फिर से लग जाओगे तुम आलू और यहाँ पे। ना जाओ 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 भाई, तुम बच्चों को बहका रहे हो। हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ये वाला हो गया भाई। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, देखो। हमें क्या पढ़ना है बेटा, यहां से स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? जब ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारे पास टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो मैं समरी और उसका एक अलग से आपको लिख के दूंगा कि ये चीज याद करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? पहले लिखना था ना आप लोगों को, कुछ बच्चों को लिखना था, लिख लो। ये वाली चीज लिख लो, लिखने वाले थे, लिख लो, फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जल्दी 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 फास्ट। यस, हाँ हाँ लिखने दीजिए, लिखने दे रहे हैं बेटा, जल्दी करना फास्ट। हाँ, तेजस और सिद्धि की परसों आ जाएगी डीपीपी, आपकी कर लेना, सेल खत्म जिसने करना हो करके। पर आपको डीपीपी में मजा आना चाहिए। हाँ, तोता उड़ली सोना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ यार 3 दिन वाला मेरे को भी ठीक लग रहा था, रीजन क्या है कि हम लोग भी टच में रहते हैं। कोर सब्जेक्ट में फैजा बच्चे 50% है पीसीबी और मिला के, अगर 50% है तो बेटा हो जाएगा, ठीक है? चलो, टेस्ट 2 का सिलेबस बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आने वाला होगा मेरे को जहां तक याद है। आ जाओ, चले चलो। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक लिख लिया ना? कोई लिख रहा है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके, डीपीपी में टाइम ड्यूरेशन मेंशन करना चाहिए, ठीक है? ये भी अच्छा सजेशन है। चलो आओ जल्दी से आओ, अच्छा ये बोलो, आ जाओ। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ने चाहिए, मैं लिखता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ईआर गोल्जी बॉडी, ये सब पढ़ेंगे। आज मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा सेल मेम्ब्रेन का, कैसी दिखती है, क्या होता है, ताकि आपको इसको कोई दिक्कत ना हो सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने में। एंडो मेम्ब्रेन, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम, इनको मैं पढ़ा दूंगा आपको, वैक्यूल पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ये राइबोसोम पढ़ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ेंगे किसी को याद है? ये जो भी लिखा था साइटोस्केलेटल और न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटल
और न्यूक्लियस, ये सारे टॉपिक पढ़ने अपने को, और एक माइक्रो बॉडी करके है, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग डालो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का आपको बेसिक स्ट्रक्चर में, आपको केमिकल स्ट्रक्चर सब समझाने जा रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन का मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं, ठीक है? एक सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं कि क्या होता है। चलें चालू करें? सर वो लिखना भी था, तुम्हारी मर्जी, आधा पेज छोड़ लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि ये तो नाम है ना सिर्फ। चले बेटा मेरी बात सुनो, टेस्ट सुनो। क्या हुआ है कि बैच अभी चालू हुआ है, तो हमने क्या रखा है, पहले 2 टेस्ट माइनर थे। माइनर मतलब आपका पहला टेस्ट 8 को हुआ था, अब दूसरा उसके बाद कब 15 को होगा, तो वो भी माइनर है। माइनर मतलब 360 का। उसके बाद से एक मेजर, एक माइनर, एक मेजर, एक माइनर, हर वीक में टेस्ट होगा, ठीक है? यस, 90 क्वेश्चन वाला इसके बाद वाला है, ठीक है? हाँ सही है ना? और जो मेजर होंगे ना उसमें बता के लेंगे कि जैसे अभी क्या है, नॉर्मल लेवल आ रहा है, फिर क्या आएगा, मुश्किल आ जाएगा, ऐसे बता के लेंगे। 3 4 5 महीने तक बताते रहेंगे। उसके बाद सडनली कोई भी मुश्किल आ जाएगा, कोई भी 2.5 घंटे के टाइम पे लगा के करवा देंगे आपसे। और एक और चीज बताता हूं, आप जब आप लोग कंफर्ट हो जाओगे, मैं आपको बताता हूं, आप समझना, मैं और एमडी सर ऐसा हो सकता है जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, सब कुछ ठीक चल रहा हो, आप भी नहीं, 2 महीने 3 महीने के बाद बॉटनी जूलॉजी डेली हो जाए, पर 1.25 घंटे के आसपास पढ़ाएं सर। उससे क्या होगा, आपका टच अच्छा बना रहेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। यस, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद। यस, हाँ, उसको 2 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा 45 मिनट नहीं, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम एट मैक्स 1:25। हाँ, यस। और सैटरडे भी क्लास चालू करेंगे, अभी 1 2 वीक रुकते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसलिए कि थोड़ा सा आप लोग सेटल हो जाए बस। क्विज फॉर्म में डीपीपी कराना बेटा, ये चीज मेरे को याद है। आ जाओ भाई, ये लिख लिया आप लोग, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे? सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, ये सभी मेम्ब्रेन का है। देखो, मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है? मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाइलेयर होती है। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ये जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड कौन सा है? लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। तो जैसे अगर आपको नहीं पता लिपिड में क्या लिपिड क्या चीज होती है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड है। सबसे पहले मुझे बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम है? कौन बच्चा बताएगा इस कंपाउंड का क्या नाम है? देखिए कितने बच्चों को पता है, लिखना नहीं सिर्फ बताना, कितने बच्चों को पता है इस कंपाउंड का नाम? प्रोपेन है? प्रोपेन है? यस, प्रोपेन है। अच्छा, हमने क्या किया, प्रोपेन जो है उसमें एक एक हाइड्रोजन कम कर दी। यहां CH2 कर दिया, यहां CH कर दिया, यहां CH2 कर दिया, एक एक हाइड्रोजन कम करके सब पर OH लगा दिया। सब पर क्या लगा दिया? OH। इस कंपाउंड को नाम दिया ग्लीसरॉल। क्या नाम दिया? ग्लीसरॉल। ग्लीसरॉल इसका कॉमन नेम है, जैसे तुम्हारा घर में नाम होता है ना बबलू, ऐसा कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए था, ट्राई हाइड्रोक्सी, केमिकल नेम ट्राई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH, प्रोपेन। अब मैंने क्या किया, मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं, तो आप सोचो ध्यान से, इसको रिएक्ट करा रहा हूं फैटी एसिड से। मैं इसको किससे रिएक्ट करा रहा हूं? इन तीनों OH को रिएक्ट करा रहा हूं फैटी एसिड से।
रिएक्ट विद फैटी एसिड। किससे रिएक्ट करा रहे हैं? फैटी एसिड से। अब फैटी एसिड क्या होता है समझो। फैटी एसिड में कार्बन की ऐसे लंबी चेन होती है, ऐसे आपको पता है ना, कार्बन ऐसे लिखते हैं, कार्बन की लंबी चेन होती है और साथ में लास्ट में COH ग्रुप होता है। तो फैटी एसिड क्या होता है बेटा? फैटी एसिड क्या होता है? क्या होगा? लॉन्ग चेन कार्बन की है। लॉन्ग चेन किसकी है? कार्बन विद COH ग्रुप। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सैचुरेटेड। तो मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया है आप समझो इसको। अब मैंने क्या किया है कि हमारे पास इस CH2, समझो इसे, CH2OH है, फिर यहां CHOH है, फिर यहां पर CH2OH है। अब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं इससे, फैटी एसिड से। लंबी चेन की वजह से यहां R लिख देता हूं। इसको भी रिएक्ट करा रहा हूं फैटी एसिड से, लंबी चेन की वजह से यहां भी R लिख देता हूं। कितने बच्चों को आइडिया है कि अगर मैं फैटी एसिड और अल्कोहल के इनके बीच में रिएक्शन कराऊंगा तो ईस्टर बनेगा? याद है किसी को? किसी को याद है कि नहीं है? हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर। पानी निकल जाएगा, -H2O। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर। यस और नो? पानी निकल गया कि नहीं निकल गया? तो मैंने एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया और एक यहां जोड़ दिया, समझो। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से, कि जब हमारे पास ग्लीसरॉल होता है तो ग्लीसरॉल में मैं एक फैटी एसिड जोड़ता हूं। अगर मैं एक फैटी एसिड जोड़ता हूं तो उसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। और अगर मैं मोनोग्लिसराइड में एक और फैटी एसिड जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं? एक और फैटी एसिड, अब उसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। अब मैं डाइग्लिसराइड में मैं क्या जोड़ता हूं? अब मैं जोड़ता हूं फॉस्फेट। क्लियर है? इसको जरा अच्छे से दिखा देते हैं आपको। अब आपको इसको प्रॉपरली दिखा देते हैं। हमने आपको ये बोला कि हमने क्या किया, सुनना। हमने क्या किया, ये हमारे पास ग्लिसरॉल था। कोई दिक्कत है किसी को? ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल पर मैंने एक फैटी एसिड जोड़ दिया, एक फैटी एसिड यहां रिएक्ट करा दिया, यहां एक फैटी एसिड यहां रिएक्ट करा दिया। तो बॉन्ड कौन सा आ गया आपको पता है? O, C डबल बॉन्ड O के साथ R आ जाएगा। सर कैसे हुआ? ये आपने यहां लिखा था वही दिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा भी था ना, आप समझो ध्यान से। मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा? यहां पे R लिखूंगा और यहां पर COOH लिखूंगा। तो इस OH और S से यहां पर COR, ये रहा ना, ये रहा, देख, ये देख, ये रहा, ये चीज, ये वाली चीज ये रही, ये आ गया। उसके साथ यहां पर है CHOH और यहां है CH2OH। अब मैंने इस पर दोबारा एक और फैटी एसिड रिएक्ट करा दिया। क्या करा दिया? एक और फैटी एसिड रिएक्ट करा दिया। अगर एक और फैटी एसिड रिएक्ट करा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, दो फैटी एसिड आ गए। R, ये फैटी एसिड, फिर एक यहां पर आ गया। तो इसको मैंने क्या बोला था? इसको बोला था मोनोग्लिसराइड। क्या बोला? मोनोग्लिसराइड, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? भी यहां पर एक बचा हुआ, ये यहां CH2OH है, इसको हमने क्या बोला? डाइग्लिसराइड।
अगर डाइग्लिसराइड में, ध्यान सुने बेटा, डाइग्लिसराइड के बाद दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है ये, एक फैटी एसिड आपने जोड़ा हुआ है, दूसरा भी जोड़ा हुआ है, और ये तीसरा जोड़ दिया, तीन फैटी एसिड आ गए। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक, क्लियर है? अब इसमें मैंने क्या जोड़ा? फैटी एसिड। तो इसको मैं नाम देता हूं फैट, इसे कहते हैं फैट। अब डाइग्लिसराइड में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट, तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा। देख, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, और तीसरे का यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया, ऐसे। अब इसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड। कितने बच्चों को समझ में आया फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? कितने बच्चों को समझ में आया फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? आ गया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? आयुष शर्मा, आपको क्यों नहीं समझ में आई बताओ? किसको किसको नहीं आया दोबारा बता देता हूं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार सुन ले ध्यान से। बेसिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का क्या है? मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। मुझे यह बनाना है। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है समझेंगे। सबसे पहले कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं ग्लीसरॉल। ये रहा। ग्लीसरॉल में कितने OH ग्रुप होते हैं? 1 2 3। फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बन की होती है और उसके साथ COOH ग्रुप होता है। इसको फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन कार्बन की होती है ऐसे, इस तरीके से, उसके साथ COOH ग्रुप लगा रहता है। तो मैंने क्या किया, इस ग्लीसरॉल के इस OH से इस COH को, एक फैटी एसिड को रिएक्ट कराया। तो ग्लीसरॉल, ये ग्लीसरॉल है, इस पर यहां पर फैटी एसिड रिएक्ट कराया। देखो, यहां पर फैटी एसिड रिएक्ट कराया। तो मैंने कैसे बनाया था बॉन्ड? याद है कि कैसे बॉन्ड? तुम बॉन्ड बनाने में परेशान हो गए होंगे कुछ। ये देख, यहां पर ये CH2OH है, यहां पर CHOH है, और यहां पर क्या है? CH2OH है। अब तू खुद देख, यहां पर COOH है और फैटी एसिड के लिए R लिख दिया। भाई, कार्बन की चेन और COH। अब जरा बॉन्ड बना दे इसके बीच में। ये देख, यहां से H निकाल दे, यहां से OH निकाल दे, तो क्या बच गया मुझे बता? CO यहां रह गया, O यहां रह गया। यही तो लिखा है, C और O। और ये जो O बीच वाला है कहां गया? ये वाला O, इसको ऊपर लिख दिया ऐसे। तो ये हो गया, ये एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरी जगह खाली थी ये। तो अगर मैंने एक फैटी एसिड जोड़ा तो मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल से बना है मोनो, एक फैटी एसिड। दूसरा फैटी एसिड जोड़ा, मोनोग्लिसराइड। दूसरा फैटी एसिड जोड़ा, दूसरा, तो बना डाइग्लिसराइड। अब जो ये डाइग्लिसराइड है ना, इसके तीसरे इस OH पर भी फैटी एसिड जोड़ सकते हैं, तो उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो फैट में कितने ईस्टर बॉन्ड होते हैं? 3 ईस्टर बॉन्ड हैं। कितने फैटी एसिड होते हैं? 3 फैटी एसिड होते हैं, और एक ग्लिसरॉल होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ। लेकिन हमने क्या किया, डाइग्लिसराइड के इस OH पर किसको जोड़ दिया? फॉस्फेट को। कैसे जोड़ा वो भी दिखा रहा हूं, देख कैसे जोड़ा। ये देख, तेरे पास ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, यहां से R, पहला फैटी एसिड, CHO, C डबल बॉन्ड O, R, दूसरा फैटी एसिड। ये जो तीसरा OS था, इसके साथ रिएक्ट कराया है इसको। कौन पड़ेगा इसका नाम?
इसको क्या बोलते हैं? H3PO4। सर फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो यहां पर इनमें बॉन्ड बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, वही लिखा है मैंने। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? दो फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट होता है। यही कंपाउंड अगर तुम ध्यान से देखोगे इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। ये देख, ये मेरे पास ग्लीसरॉल है, इधर देख, ये मेरे पास ग्लीसरॉल है, यस और नो? ये मेरे पास फैटी एसिड है, यस और नो? तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, देख, ये देख, एक फैटी एसिड मैंने यहां जोड़ दिया, ऐसे लंबी चेन बन गई। एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, लंबी चेन बन गई। समझ इसे, ये। और फॉस्फेट ग्रुप को यहां जोड़ दिया। यहां पर क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट। यहां पे जो फॉस्फेट था बेटा, उसको यहां जोड़ दिया। तो ये कंपाउंड ऐसा दिखेगा। ये दोनों फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, और ये फॉस्फेट है। तो ये कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। जो फाइनली ऐसा दिखता है, जिसमें ये वाला पार्ट ड्यू टू फॉस्फेट चार्ज आ जाता है इस पे। ड्यू टू फॉस्फेट इस पे क्या आ जाता है बेटा? चार्ज आ जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर। चार्ज नहीं आएगा तो पानी में घुल जाएगा। और ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की है, यही हमारे पास यही हमारे पास क्या होती है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैंने ये कंपाउंड बना रखा है ऐसा, तो ये फैट है, क्योंकि एक दो तीन फैटी एसिड है। अगर मैंने इस कंपाउंड में ये लिख रखा है ऐसे, तो ये फॉस्फेट हो गए, ये दो फैटी एसिड हो गए। तो ये जो फॉस्फोलिपिड आप मेम्ब्रेन का पढ़ते हो ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फॉस्फेट है, दो फैटी एसिड है। तो ये लंबी चेन फैटी एसिड की होती है। और ये लंबी चेन कब होती है? जब ग्लिसरॉल से ये फैटी एसिड जुड़ते हैं। किसको नहीं आया समझ? बताओ, कुछ आया? आ गया कुछ? मैंने क्या पढ़ा है? मेरे मेरे साथ याद कर। ग्लिसरॉल में एक OH, दो OH, तीन OH। इस वाले OH पे क्या जुड़ गया? फैटी एसिड। इस पे फैटी एसिड। तीसरे वाले पर, तीसरे वाले पर क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। तो ये दोनों हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, और ये क्या देगा? पोलर हेड हो जाएगा। यस, यस और नो, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। मतलब ये वाटर रिपेलिंग है। ये क्या है? वाटर रिपेलिंग है। सही है। और ड्यू टू क्या? फॉस्फेट। ड्यू टू फॉस्फेट ये पोलर होते हैं। ये क्या होते हैं? पोलर होते हैं। और बेटा फॉस्फोलिपिड की टाइप भी होती है, हम लोग लेसिथीन बोलते हैं उसे। जैसे यहां पर H है ना, इसकी जगह कुछ और जोड़ के कुछ कंपाउंड बनता है, लेकिन फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, ये वाला। आप समझो, देखो, खुद से देखो कैसे बनाया बॉन्ड मैंने। ये एसिड का OH है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड के बीच में ईस्टर बनेगा, लेकिन ये नॉर्मल ईस्टर है। ये वाला कौन सा है? फॉस्फो ईस्टर। तो फॉस्फोलिपिड में क्या है? एक ईस्टर बॉन्ड ये रहा, एक दूसरा ये रहा, ये फॉस्फो ईस्टर है। फैट में कितने ईस्टर बॉन्ड होते हैं? एक दो तीन ईस्टर होते हैं। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच इज कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक, फैट या फॉस्फोलिपिड? फैट। यस, यस, क्योंकि उसमें तीन ईस्टर बॉन्ड है। इसमें एक ईस्टर, दो ईस्टर, ये फॉस्फो ईस्टर है। और ये कंपाउंड क्या है? फॉस्फेट जुड़ा है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ग्लिसरॉल पर एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, यहां फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से क्या आ जाएगा? फॉस्फेट इसको क्या बना देगा? पोलर। और ये दोनों क्या है बेटा?
ये दोनों क्या है, फैटी एसिड हैं। तो फैटी एसिड की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। जो चीज नॉन पोलर होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। चले, सही है। चलिए यहीं पर रोकते हैं बेटा। बायोमोलिक्यूल में आप डिटेल पढ़ोगे इसकी, पर मैं मेम्ब्रेन का बायोमोलिक्यूल आपको साथ बताते हुए चल रहा हूं, जहां भी आ रहा है वो कराते हुए चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। चले आगे, चलो कल पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे सेल मेम्ब्रेन, पूरा डिटेल पढ़ेंगे एक एक चीज, और इसको पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को। यस, चलिए दूसरा स्लाइड ये रहा, बना लेना इसको, ठीक से काम आएगा आपके। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है पोलर किसकी वजह से होता है। बहुत सारों को लगता है फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड नहीं होते, होते दो होते हैं। बहुत सारों को नहीं पता होता कि कितने ईस्टर बॉन्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड में, दो ईस्टर होते हैं, एक फॉस्फो ईस्टर होता है। इसीलिए इस लेवल पे पढ़ना जरूरी है बेटा। वरुण, अदर अदर कंटेंट में जाओगे तो वहां डीपीपी क्लिक करोगे तो एक फाइल खुल के आएगी, उस पर लिंक लगे हैं, जिस लिंक को क्लिक करोगे वो डीपीपी आ जाएगी। मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी आपको बताया जा रहा है ना, हाँ। चलिए एंड करते हैं, बाय।